नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BSKG 178 के अंतिम अध्याय को आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूं आपने इस श्रृंखला को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक चैप्टर को पूरी तरीके से कवर किया है। और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे और अपनी परीक्षा को दे रहे होंगे तो उस समय एक एक चैप्टर जो है ये आपके माइंड में सेट होगा और आप हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाओगे। ये मेरा वायदा है आपसे। मैं आशा करता हूँ आपने प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा जरूर होगा। यदि आपने किसी भी चैप्टर को मिस किया है तो उस चैप्टर को जरूर सुनो आप, क्योंकि हर चैप्टर जो इस किताब का है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज की बात करें तो आज जो ये हमारा चैप्टर है ये अंतर्राज्यीय संबंधों के सिद्धांत से संबंधित है, जहाँ हम साम दाम दंड और भेद की नीति का अध्ययन करेंगे। तो हम यह देखेंगे न सिर्फ प्राचीन भारतीय चिंतन में बल्कि वर्तमान भारतीय राजनीति में भी क्या साम दाम दंड और भेद की नीति सफल है। ये इस चैप्टर में पढ़कर हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार से विदेश नीति का संचालन करने के लिए साम दाम दंड और भेद की नीति कारगर सिद्ध होती है। इसके अलावा यदि आपको ये श्रृंखला समझ आई हो, आपको लगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों और परीक्षा देने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए ये सीरीज़ उपयोगी रही हो, तो आप हमारे चैनल को सहयोग जरूर करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे चैनल को अपडेट करने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करेगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी एक उद्देश्य और एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि कुल मिलाकर हमें यही बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। और जो चैप्टर की शुरुआत है वो यहाँ से है, जहाँ हेडिंग है अंतर्राज्यीय संबंध। तो देखो, अंतर्राज्यीय संबंधों की जब आप बात करोगे तो आचार्य कौटिल्य ने अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए चतुर्विध उपाय बताए हैं। तो देखो, ये चतुर्विध उपाय जो वर्ड है ये आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में यही फॉर्म देगा कि चतुर्विध उपाय क्या हैं। तो चतुर्विध उपायों की बात करोगे तो साम दाम दंड और भेद, ये 4 उपाय हैं जिन्हें चतुर्विध उपायों के नाम से जाना जाता है। तो पिछले चैप्टर में आपने मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, 60 गुण नीति के बारे में यानी कि 6 गुण नीति के बारे में भी पढ़ा था। तो देखो, विदेश नीति में जितना रोल मंडल सिद्धांत का है, जितना रोल 6 गुण नीति का है, उतना ही जो रोल है वो साम दाम दंड और भेद की नीति का है। यानी कि इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि प्रत्येक देश के लिए जिस प्रकार से मंडल सिद्धांत का ज्ञान उपयोगी है, 60 गुण नीति का ज्ञान उपयोगी है, उसी प्रकार से ये जो चतुर्विध उपाय हैं साम दाम दंड और भेद, इनका ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि किसी भी देश को अगर अपनी उन्नति करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हमें मंडल सिद्धांत का भी ज्ञान होना चाहिए, 6 गुण नीति का भी ज्ञान होना चाहिए और साम दाम दंड और भेद की नीति का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक देश को अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कूटनीतिक वही है जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से चल सके। और जो डिप्लोमेसी है यानी कि कूटनीति वह कला है जिसके अंतर्गत राज्य के संबंधों को विकसित किया जाता है और सुरक्षित किया जाता है। जब किसी देश की कूटनीति बेकार होती है, जब किसी देश के विदेश मंत्री को कूटनीति का ज्ञान नहीं होता, तो ये मान के चलो उस देश की किरकिरी हर जगह होती है, उस देश के संबंध दूसरी जगह से बेकार होते रहते हैं और विश्व में उसे कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जिस देश का जो विदेश मंत्री है उसे कूटनीति का ज्ञान होगा तो हर देश के साथ संबंध अच्छे होंगे, वो देश युद्ध से उतना ही दूर रहेगा और उसके देश का डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि जो देश युद्ध में फंसे रहते हैं ना, उन देश का वो देश डेवलप नहीं हो पाते। युद्ध अच्छा भी है और जो युद्ध विनाशकारी भी है। कोई भी देश जो विकसित हो सकता है वो शांति काल में हो सकता है, क्योंकि युद्ध में तो संसाधनों का दोहन किया जाता है। तो प्राचीन भारतीय राजनीति में अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित कूटनीति के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। तो जैसे कि आप महाभारत का आश्रम वार्षिक पर्व पढ़ लो, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को पढ़ लो, आचार्य मनु द्वारा रचित मनुस्मृति को पढ़ लो, याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ लो, अग्नि पुराण को पढ़ लो, विष्णु धर्मोत्ता पुराण को पढ़ लो, नीति वाक्यामृत को पढ़ लो, राजनीति प्रकाश और नीति यमुक जैसे जो ग्रंथ हैं, इसमें अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। यानी कोई आपसे पूछ ले भाई अंतर्राज्यीय जो संबंध हैं इनके सिद्धांत कहाँ लिखे हैं, तो आप कह देना इतने सारे ग्रंथ है भाई, तू पढ़ भी नहीं पाएगा। फिर भी अगर पढ़ ले तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा। तो आप उससे कहना कि महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्ता पुराण, नीति वाक्यामृत, राजनीति प्रकाश, नीति मुख, ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हो। तो कौटिल्य कहते हैं, प्राचीन जितने भारतीय विचारक वो कहते हैं कि राज्य के बीच में जो संबंध होने चाहिए वो सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, भाईचारे वाले होने चाहिए, क्योंकि भारत की नीति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की भी है।
इसके अलावा ये भी बात की गई है कि अपने से बलवान राजा के साथ कैसी नीति रखनी चाहिए और कमजोर राजा के साथ कैसी नीति रखनी चाहिए, अपने से बराबर वाले राजा के साथ कैसी नीति रखनी चाहिए। तो आइए आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। अब देखो आगे चैप्टर में ना मंडल सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अब जो मंडल सिद्धांत के बारे में बताया गया, इसके लिए आप चैप्टर नंबर 19 की वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया। यहाँ तो फिर भी शॉर्ट में है कि मंडल सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि एक राज्य होता है जो विजिगीषु होता है, विजिगीषु होता है जो विजय की इच्छा रखता है, और उसका एक शत्रु होता है जो अरि होता है। तो विजिगीषु और अरि जो है इनके आसपास ही मंडल सिद्धांत घूमता है। तो चैप्टर नंबर 19 इसके लिए पढ़ लेना, वहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी चर्चा की गई है। फिर आगे चैप्टर में षाटगुंडे सिद्धांत के बारे में बात की गई है। ये हमने चैप्टर नंबर 20 में आपको समझाया है, चैप्टर नंबर 20 का नाम ही यही है। तो इसके लिए आप चैप्टर नंबर 20 की वीडियो देख लेना, क्या ही फायदा है इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा करना इस वीडियो को। जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वही सीधे पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 19 और 20 में आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, इस बात का मेरा वादा है आपसे। आगे जो इस चैप्टर में है वो अंतर्राज्यीय संबंधों के सिद्धांत की बात की गई है। तो देखो जितने भी राजनीतिक आचार्य हैं उन्होंने अंतर्राज्यीय संबंधों के सिद्धांत में साम की नीति, दाम की नीति, दंड की नीति, भेद की नीति, ये 4 उपाय बताए हैं। ठीक है, अब ये साम दाम दंड भेद क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो महाभारत, कामंदक, मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी इन चारों के बारे में बताया गया है। अब हम इन चारों के बारे में समझने जा रहे हैं। तो देखिए साम का मतलब क्या होता है। तो देखो साम शब्द का अर्थ होता है समझाना। तो राज्य को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए किसी एक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसे बहुत सारी चीज़ों को जरूरत पड़ती है, और उन सभी चीज़ों के बीच में तालमेल बनाकर ही कोई देश विकसित हो सकता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के सारे अंग मिलकर सारे कार्य करते हैं, अगर कोई भी अंग की कमी हो तो हम विकलांग कहलाएंगे। तो और ऐसे में किसी एक अवयव के बिना हमारे जो शरीर है उसके बहुत सारे महत्व घट जाएंगे। उसी प्रकार से राज्य में भी मंडल सिद्धांत, षाटगुंडे की नीति और साम दाम दंड भेद की जो नीति है, अगर कोई एक नीति ना हो तो डिप्लोमेसी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ऐसे में हर चीज़ का अपना एक स्थान है, और ऐसे में सबसे पहले हम साम की बात करने जा रहे हैं। देखो साम का मतलब होता है समझाना, और इसका मतलब ये भी होता है कि हम किसी की प्रशंसा करें और शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दें। लेकिन साम भी 2 प्रकार का है। अपने शत्रु को वश में करने का बहुत बढ़िया तरीका है क्या, साम। क्योंकि अगर हम किसी से मधुर वचन बोलकर उसे अपने वश में कर लें तो हम उससे कोई भी कार्य करा सकते हैं। अब साम 2 प्रकार का होता है, एक तथ्य साम और एक अतथ्य साम। तथ्य साम वो होता है जैसे कोई सज्जन पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, अच्छा व्यक्ति है, तो सज्जन पुरुष के साथ क्या हो, उसकी प्रशंसा कर दो, बस वो अपने वश में हो जाएगा। तो जितने भी सज्जन पुरुष होते हैं, जितने भी विद्वान व्यक्ति होते हैं, आप उनकी प्रशंसा कीजिए, उनके अच्छे अच्छे काम के ज्ञान बखान करिए, आप देखिए वो कितने खुश हो जाएंगे। तो जो देश हैं, अगर जैसे हमें मान लो अमेरिका से मित्रता करनी है, रूस से मित्रता करनी है, तो हम क्या करें, हम ये करें कि हम उनकी प्रशंसा करें, उनके हर गुण के बारे में कहें, हाँ भाई चाहे उन्होंने गलत काम किया हो तब भी कहें हाँ ये सही किया है, सही किया है जी। तो ये उपाय उन पुरुषों के साथ होता है जो सरल होते हैं, सरल प्रकृति के होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, उत्तम कुल के लोग होते हैं। जो उत्तम कुल का होगा, धर्मपरायण होगा, धर्म के रास्ते पर चलने वाला होगा, सरल प्रकृति का होगा, वही अपनी प्रशंसा से जो है बहुत खुश होगा। दूसरा है अतथ्य साम। अब जो दुर्जन पुरुष होते हैं, निम्न कुल के होते हैं, उनकी झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है। क्योंकि देखो जो निम्न कुल का बंदा है, सिंपल सी बात है, उसकी जिसकी प्रकृति सरल नहीं है, जो बेकार का बंदा है, जो अपराधी बंदा है, उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी। जैसे चीन, अब हमें पता है हमें चीन जो है वो दुराचारी है, निम्न कुल का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीन की झूठी प्रशंसा करके उससे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या है, निम्न कुल के देश है ये, इनका क्या ही अस्तित्व है। अगर इनको सारे संसाधन भी दे दो ना तब भी ये भीख ही मांगेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास राजनीति की कला ही नहीं है। तो वही सीन है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, झूठी प्रशंसा करके इनको वश में करना पड़ेगा। तो 2 टाइप के देश होते हैं, एक होते हैं सज्जन और एक होते हैं दुर्जन। व्यक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सज्जन होते हैं, एक दुर्जन होते हैं। एक उच्च कुल में होते हैं, एक निम्न कुल के होते हैं। एक ज्ञानवान होते हैं, एक मूढ़ बुद्धि होते हैं। ऐसे में जो ज्ञानवान है, उच्च कुल के हैं, सज्जन हैं, उनकी आप प्रशंसा करो, खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रशंसा करने के तत्व हैं। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उसकी तो झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार साम वचनों का प्रयोग करके शत्रु को आप वश में कर सकते हो। अग्नि पुराण में लिखा है कि शत्रुओं को 5 तरीके से शांत किया जा सकता है। पहला, दूसरों पर किए गए उपकार का वर्णन करके, यानी किसी देश ने दूसरे देश के ऊपर उपकार कर रखा है तो आप उसके उपकारों के बारे में बताओ, यार ये तो बहुत मदद करता है, ये तो बहुत अच्छे काम करता है, वो बंदा खुश हो जाएगा। आपस के संबंध प्रकट करके, मधुर वाणी बोलकर, भावी उन्नति का प्रकाशन करके, और मैं आपका हूँ यह कहकर शत्रु को वश में करना चाहिए। ऋषि कामंदक ने भी इन्हीं 5 वाक्यों को साम के लिए आवश्यक माना है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम का कितना तगड़ा महत्व है।
तो साम का मतलब समझाना होता है, प्रशंसा करनी होती है। लेकिन साम भी दो प्रकार के होते हैं, एक तथ्य साम यानी कि सच्ची प्रशंसा, एक अतथ्य साम यानी कि झूठी प्रशंसा। जो दुर्जन पुरुष होते हैं उनकी झूठी प्रशंसा करके वश में कर सकते हो, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी अच्छी प्रशंसा करके वश में कर सकते हो। और इसके अलावा सामने वाले को आप ये प्रूफ कर दो कि आप उसके अपने हो, तो भी आप उसे अपने वश में कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं दाम की। दाम का मतलब होता है दान। चतुर्विध उपायों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दाम। दाम में क्या होता है, आर्थिक सहायता देकर अपने शत्रुओं को वश में किया जाता है। जैसे आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि किसी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आई, जैसे तुर्की का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो देखो भारत और पाकिस्तान की जब भी लड़ाई होती है तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन फिर भी तुर्की में जब भी कोई घटना घटती है तो हम सबसे पहले उसकी मदद करते हैं। अभी तुर्की में भूकंप आया था पिछले साल, तो उस भूकंप में हमने करोड़ों रुपए की मदद करी थी तुर्की की। ये मदद क्यों करी, ताकि तुर्की, क्योंकि दूसरे को अपने एहसान के नीचे दबा दो, तो दूसरे को अपने एहसान के नीचे दबा दो, फिर वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन कुछ एहसान फरामोश होते हैं, जैसे तुर्की है, हमने उसकी इतनी मदद करी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ जब ये हमारा संघर्ष हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, तो उसने क्या करा, तुर्की ने किसका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। तो कुछ एहसान फरामोश होते ही हैं उनकी, भाई बात ही अलग है, लेकिन फिर भी हम तो अपना उपाय ही कर सकते हैं। तो दाम का मतलब होता है किसी को दान देकर अपने पक्ष में कर लेना, धन देकर शत्रु को अपने वश में कर लेना, और सारे उपायों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कौटिल्य के अनुसार दाम में दो गुण होते हैं, दाम भी होता है और साम भी होता है। लोभी और जो निर्धन राजा होते हैं उन्हें दाम देकर वश में कर लेना चाहिए। कौटिल्य ने दाम के भी 5 प्रकार बताए हैं, कि जैसे मान लो आपका किसी से युद्ध हो गया और आपको कुछ धन मिला, तो उस धन आपने छोड़ दिया कि जा रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो संपत्ति आप प्रतिरक्षी के पास है उसका अनुमोदन करना है कि अच्छा ये तुम्हारे पास है, चलो तुम ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सामने वाले से कोई संपत्ति मिली तो उसे लौटा दिया कि नहीं नहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं अपना धन उसे प्रदान कर दो ताकि वो आपके नीचे दब जाए, और शत्रु राज से प्राप्त धन को उसे वापस लौटा देना कि रख ले देख, और आगे से हमें अकड़ मत दिखाइयो अपनी। तो कौटिल्य ने दाम के इस प्रकार से 5 तरीके बताए हैं। कामंदक ने भी अपने 4 प्रकार के दान बताए हैं, कि जब शत्रु से जो भूमि प्राप्त हो तो उसे वापस लौटा दो, कि चल कोई बात नहीं आगे से मत करियो। अपनी भूमि जो शत्रु के अधिकार में आ गई है उसे प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दे दें। अगर आप ताशकंद समझौता, शिमला समझौता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता 1965 1971, इस युद्ध में हमने पाकिस्तान का भूत बना दिया था और उसकी बहुत सारी ज़मीन भी कब्जे में कर ली थी। लेकिन हमने इन नीतियों का प्रयोग करके उसकी ज़मीन वापस दे दी। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन और 1962 में भारत चीन का जब युद्ध होता तो युद्ध हमारे पक्ष में नहीं रहता, और चीन ने बहुत बड़ी ज़मीन कब्जे में कर ली थी। तो ये ना दुर्जन प्रकृति के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं ना जो व्यवहार इनका कुछ और है, दिखावा कुछ और है। तो वही सिंपल सी बात है, लेकिन हम तो अपने सिद्धांतों पर चल सकते हैं। पहले ना दिए गई भूमि और धन धान्य को प्रदान कर दो, शत्रु से लूट में जो सामान मिला है उसे लौटा दो। तो इस तरीके से दान देकर दूसरों को अपने इतने अधीन बना लो कि वो फिर आपके सामने कभी खड़ा ही ना हो पाए। तीसरी नीति है भेद। अगर आपको लग रहा है भाई प्रशंसा से काम नहीं चल रहा, और आपको लग रहा है कि दान देने से भी काम नहीं चल रहा, तो अब डालो भेद। जैसे पाकिस्तान को हमने प्रशंसा भी करी, चल यार तू अच्छा है, अपना ही बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, हैं। हमने दान भी दिया, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया वहाँ पर, हैं। यहाँ से पानी भी छोड़ा हमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा वो, तो हमने क्या डालेंगे, हम भेद डालेंगे, बलूचिस्तान से लड़ाई करवा देंगे, उसकी बलूचिस्तान को अलग करवा देंगे। भेद की नीति दूसरी यही, तीसरी यही कहलाती है। तो भेद का मतलब होता है फूट पैदा करना। तो राजा अपने शत्रुओं के बीच क्या करे, फूट पैदा करे, शत्रुओं की शक्ति में सेंध लगा दे, और राज्य को क्या कर दे, कमजोर कर दे, और अपने राज्य का क्या करे, विस्तार करे, अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाए। जैसे अगर आप महाभारत का अध्ययन करोगे तो महाभारत का युद्ध हो रहा था भाई कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक तरफ पांडवों की सेना थी, एक तरफ कौरवों की सेना थी। तो युधिष्ठिर ने युद्ध शुरू होने से पहले ये कहा कि भाई देखो, अगर कोई भी बंदा अपनी सेना के साथ हमारे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। और ऐसे में उन्होंने इस बात से क्या करा, शत्रु सेना में फूट डाल दी, और वहाँ से कई लोग जो है वो पांडवों की सेना में आ गए। तो कौटिल्य के अनुसार भेद में 3 गुण होते हैं, साम, दाम और भेद, तीनों क्या हैं, इसी के गुण हैं। कौटिल्य के अनुसार सबल राजा को दंड और भेद की नीति से वश में किया जा सकता है। जिन राजाओं का आपस में वैर हो तो उनको आपस में लड़ाकर भी अपने आप को मजबूत किया जा सकता है। जैसे कि जो मैं युधिष्ठिर वाली बात बता रहा था, वो लिखा है कि युधिष्ठिर ने भेद नीति का सहारा लेते हुए शत्रु पक्ष की सेना से कहा कि जो कोई भी सहायता के लिए हमारे पक्ष में आना चाहे वो आ सकता है। ये सुनकर युसु कौरवों की सेना से पांडवों की सेना में शामिल हो गया। तो भीष्म पितामह ने भी कहा है कि जो भेद की नीति वो बड़ी तगड़ी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें इतना पढ़ाया जाता है, उसके बाद भी अंग्रेजों ने हमारे देश में भेद डाल दिया और हमारे देश के टुकड़े कर दिए। उसका रीज़न है कि हर एक बंदा पढ़ थोड़ी रहा है, और बहुत सारे बंदे तो उस पेपर में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ही किया जाए, तो ऐसे में सिंपल सी बात है भाई, पढ़ा जाए, समझा जाए और देश के विकास में अपना योगदान दिया जाए। भेद भी कई प्रकार से हो सकते हैं कि लोगों के अंदर संघर्ष पैदा कर दो, उन्हें धमकी देकर वश में करो। अब हम बात करें दंड की।
कूटनीतिक उपायों में दंड को अंतिम स्थान दिया गया है, क्योंकि युद्ध जब होता है जब सारी डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। युद्ध अंतिम साधन है। हर एक राज्य को युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए, साम दाम और भेद के माध्यम से। लेकिन जब कोई उपाय ना बचे और शत्रु ये कह रहा हो कि भाई अब हमें पिटना ही है, तो फिर शत्रु को पीट दो दबा के। तो कूटनीतिक उपाय में दंड को अंतिम स्थान दिया गया है। कौटिल्य के अनुसार सबल शत्रु को दंड से वश में करना चाहिए। सभी आचार्यों ने इसे सिखाया है, ये स्वीकारा है, ये बात सभी स्वीकारा है। महाभारत में आचार्य विदुर ने भी कहा है कमजोर राजा अपने राज्य का रक्षण नहीं कर सकता, तो ऐसे में जो मजबूत राजा है उसे दंड के माध्यम से दूसरे को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए। दंड भी दो प्रकार का होता है भाई, एक प्रकाशित दंड और एक गुप्त दंड। प्रकाशित दंड का मतलब होता है युद्ध किया आपने और उसके बाद लूटपाट कर ली, सब कुछ तहस नहस कर दिया, शत्रु की फसलों को जला दिया, आग लगा दी, ये सब प्रकाशित दंड है। गुप्त दंड है कि जहर दे दिया आपने, गुप्तचरों द्वारा शत्रु की हत्या करवा दी, जलाशयों में जहर डलवा दिया, यानी कि नदियों में जहर मिलवा दिया, शत्रु के अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया, सत्पुरुषों को अपमानित कर दिया, ये सब गुप्त दंड हैं। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष चल रहा है उसमें गुप्त दंड ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अंतर्राज्यीय संबंधों का अध्ययन करोगे तो साम दाम दंड और भेद की जो नीति है ये बहुत तगड़ी नीति है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अलग ही स्थान है। जिस देश को इसका ज्ञान नहीं है उस देश की डिप्लोमेसी अच्छी नहीं होगी और देश की विदेश नीति भी कभी अच्छी नहीं होगी। तो अंतर्राज्यीय संबंधों का महत्व आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। एक स्थायी राज्य की स्थापना के लिए इन नीतियों का निर्धारण करना बहुत जरूरी है और इनका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में भी इनका उतना ही महत्व जितना पहले था। हालांकि समाज के हिसाब से, देश के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से तरीके बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो चारों नीतियाँ ये वैसे की वैसी होती हैं। एक योग्य राजा की विजय और पराजय यही जो है नीतियाँ सिद्ध करती हैं, यानी कि एक राजा जीतेगा या हारेगा ये उसकी इन्हीं नीतियों पर चलता है कि वो साम दाम दंड भेद का प्रयोग किस प्रकार से करेगा। आगे इस चैप्टर का सारांश है और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये श्रृंखला आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। मैंने एक एक वीडियो में अपना 100% देने की कोशिश करी है, हालांकि समय थोड़ा सा कम रहा है। इन्हीं चैप्टरों को अगर हम और अच्छे से पढ़ें तो एक एक घंटा लग जाएगा, 2-2 घंटा लग जाएगा, लेकिन हमने 15 से 20 मिनट में समय को देखते हुए चीज़ों को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी है। आशा है आपका साथ और सहयोग हमें जरूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अपने और सब्जेक्टों के कोड बताकर हमें बताइए, हम अगर हमारे पास स्टडी मटेरियल जो है इसके लिए अवेलेबल होगा तो हम उन कोडों की वीडियो भी अपलोड करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला को हम यहीं विराम दे रहे हैं। मिलते हैं आपसे किसी नए सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।